जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त तक कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई कलकत्ते दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई कलकत्ते दिल्ली या आगरे में रहते थे। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे, गांव के लोगों से, शहर के बड़े घरों में पैदा हुए लोग और कैपिटलिस्ट, और एजुकेशन दूसरे देशों में पाई, तो कोई रिश्ता यहाँ से रह ही नहीं गया इन लोगों का। तो इसलिए नोइंगली अननोइंगली ये लोग देश की सर्विस कर नहीं पाए। ये आवाज है चौधरी चरण सिंह की, जो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था। चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव, कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगा उसे उन्होंने ताल ठोक कर अच्छा कहा, और जो उन्हें बुरा लगा उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार और इस समय राज्यसभा टेलीविजन में ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के प्रमुख कुर्बान अली बताते हैं। बहुत ही रौबीला व्यक्तित्व, उनके सामने आमतौर पे लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। बहुत चेहरे पे पुख्तगी होती थी, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू, बहुत रेयरली मुस्कुराते थे। अगर चौधरी साहब ने कहका लगाते हुए किसी ने उनको देखा हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही रेयर बात रही होगी। उसूलों के बहुत पाबंद और बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाले, जो उनके दिल में होता था, दिमाग में होता था, वो उनकी ज़बान पे होता था। और आर्य समाजी थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भट्टी थी उसमें तपे, और 1937 से लेकर के 77 तक वो विधायक रहे लगातार छपरौली बागपत एरिया से। इस सब के बावजूद कि प्रधानमंत्री तक बने, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी तरह का कोई लाव लश्कर उनके साथ हो। मामूली सी एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे। बहुत ज़्यादा अगर लग्जरी का भी हुई तो एक कॉन्टेसा गाड़ी उस ज़माने में आती थी, उसका इस्तेमाल वो कर लेते थे यूपी वगैरह जाने के लिए। जहाज़ से चलने के बहुत खिलाफ थे। प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे, और अगर कोई बल्ब जला हुआ है दिन में तो बहुत डांटते थे कि इसको बंद करो। मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न्यूनतम लिया, अधिकतम दिया और बहुत सादगी के साथ जीवन जिया। चौधरी चरण सिंह से लोगों का रिश्ता दो तरह का हो सकता था। या तो आप उनसे नफरत कर सकते थे या असीम प्यार। बदले में आपको भी या तो बेहद गुस्सा मिलता था या अगाध स्नेह, कांच की तरह पारदर्शी और ठेठ देहाती बुजुर्गों जैसा। चौधरी चरण सिंह के नाती और चरण सिंह अभिलेखागार का काम देख रहे हर्ष सिंह लोहाटी चरण सिंह की शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। कम लोगों को मालूम होगा कि संत कबीर के वो बड़े अनुयायी थे, और कबीर के दोहे कितने जानते थे, मैंने सुने हैं उनसे खुद, शाम को गाते थे। दूसरी बात ये थी कि सादगी का जीवन था। सादगी का ऐसा जीवन कि अगर आप उनके घर पहुंचे तो आपको लगे कि भाई इनके पास तो कुछ है ही नहीं, बैठने की जगह, सोने की जगह, खाने की जगह, जैसे बिल्कुल ही गरीब घर में हो। धोती और देसी लिबास और पुरानी एचएमटी घड़ी, और एचएमटी घड़ी उल्टी पहनते थे, ऐसे देखते थे, और वही घड़ी रही। वो 100% शाकाहारी थे, तंबाकू सिगरेट कोई सवाल नहीं। सबसे बड़ी बात ये, अगर वो जानते हो कि आप शराब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी और उनकी बात हो नहीं सकती थी। चौधरी साहब और लोग बैठे थे और उन्होंने मसूद साहब को बोला कि आइए, हम कुछ, वो शायद उनको कागज़ देने वाले, तो मसूद साहब सामने से गए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा पीछे से आओ, सामने से क्यों आ रहे हो सबके सामने से। और फिर उनको बताया कि भैया तुम तो पढ़े लिखे मुसलमान परिवार के हो, तुम्हारा शिष्टाचार तो औरों से बेहतर होना चाहिए, कुछ सीखो। जो भी कोई आता था घर पे, जब वो जाएं, उनकी गाड़ी तक जाना, उनके साथ, उनके सामने अदब से खड़े रहना, हाथ जोड़ के नमस्कार करना, जब तक वो जाए नहीं जब तक आप खड़े रहना। और कई बार तो ऐसा होता था कि कोई गांव से आया, जानकार नहीं हमारा, कि भाई इसको स्टेशन छुड़वाओ। दिल्ली में रहते थे वो तुगलक रोड पर, हमारे पिता थे सरकारी मुलाजिम, दिल्ली का लोहिया अस्पताल है उसके वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, तो हम लोग रहते थे लोधी एस्टेट में, तो 10 मिनट दूरी। तो हमारे माँ और हमारे पिताजी और कुछ लोग, डॉक्टर स्वरूप सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे किसी ज़माने में,
और रिश्तेदार भी थे, एक श्री जगत नारायण, तो कई लोग थे ऐसे जो इनोसेंट कार्ड गेम जिसको बोलते हैं, कोर्ट पीस किसी ज़माने लोग बहुत खेलते थे। तो हर दिन शाम को जब चौधरी साहब फ्री होए या दिल्ली में हो तो बुला लिए जाते थे कि भाई 4-5 लोग बैठे। शाम को हमेशा घंटा 1.5 घंटा हंसी मजाक, यही उनका टेंशन रिलीज का तरीका था। लगातार 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद उन्होंने 1967 में पार्टी से इस्तीफा दिया और 1 साल बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। देखिए, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था चौधरी चरण सिंह। उनकी जो किताबें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, किसानों की समस्याओं पे, वो आज भी टेक्स्ट बुक का काम कर रही हैं। 46 में वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गए, जो मिनिस्टर का दर्जा होता था, और उसके बाद लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो चाहे गोविंद वल्लभ पंत की सरकार हो, संपूर्णानंद की हो, सीबी गुप्ता की हो, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री हुई, तो उस वक्त उनको ये लगा कि शायद उनको कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। उसी वक्त गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई, तो कांग्रेस ने सरकार बना ली, सीबी गुप्ता साहब ने। तो उस वक्त में ये सोचा गया कि अगर कांग्रेस में कोई नेता टूट करके आ जाए 10-12 विधायकों के साथ, तो फिर ये सरकार गैर कांग्रेसी बनाई जा सकती है। उसमें चौधरी साहब जो थे वो काफ़ी वल्नरेबल थे, लेकिन जब इनसे जाकर के बात की गई तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करता। स्थानीय नेताओं का जो उत्तर प्रदेश के थे, उसमें राम प्रकाश गुप्ता भी थे, उसमें उग्रसेन भी थे सोशलिस्ट पार्टी के। उन्होंने कहा कि मेरी अपने केंद्रीय नेताओं से बात कराओ। तो फिर डॉक्टर लोहिया से बात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी से बात कराई गई, और इन्होंने कहा कि भाई कल सुबह हमारी तरफ से राजनारायण, नानाजी देशमुख और सुंदर सिंह भंडारी आ रहे हैं और राम सेवक यादव, और आप चौधरी साहब हिम्मत कीजिए और आप कांग्रेस छोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो उनकी पहली जो भाषण है 1 अप्रैल 1967 को, रोते हुए भाषण, जार कतार, कि कांग्रेस संस्कृति में पला बढ़ा, आज इसको छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द है, लेकिन मेरी मजबूरी है। उसी वक्त फिर सीबी गुप्ता साहब ने राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 3 अप्रैल 1902 दिन बाद चौधरी साहब की शपथ हुई, और उनके नेतृत्व में ये पहली उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो अद्भुत सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, स्वतंत्र पार्टी भी थी, और रिपब्लिकन पार्टी भी थी। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने कुर्बान अली से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके समर्थन की वजह से ही जगजीवन राम की बजाय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त चौधरी साहब भर्ती थे विलिंगडन हॉस्पिटल, जो अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और सारे जनता पार्टी के जो सांसद थे, जिन्हें अपने संसदीय दल का नेता चुनना था, वो गांधी पीस फाउंडेशन में जेपी ने बुलाया, और वहाँ पे ये तय होना था, पर्चियाँ डाली जाने वाली थी। बल्कि प्रभाष जोशी ने मुझे बताया कि वो उन्होंने पर्ची बनाई और वो बैठे हुए थे इस इंतज़ार में, लेकिन वो पर्चियाँ धरी रह गई। उस वक्त में एक खेल खेला गया, और उसमें राजनयन का इस्तेमाल किया गया, जो उस वक्त बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे चौधरी साहब के, और ये कहा गया कि देखिए, जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर आप मोरारजी को नहीं मानते हैं तो फिर जगजीवन राम बन जाएंगे। तो उस वक्त में कई लोगों का कहना है कि बाद में चौधरी साहब ने अपनी इस भूल को माना और ख़ुद एक मर्तबा जगजीवन राम से माफ़ी मांगी कि भाई माफ़ करना, मेरी वजह से आप प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। लेकिन इन्हीं चरण सिंह की जनता पार्टी सरकार को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2 वर्ष से कम समय में ही केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार का प्रयोग असफल हो गया और मोरारजी देसाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण अपनी आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी में चरण सिंह और मोरारजी देसाई के संबंधों की तलखी का बयान कुछ इस तरह करते हैं। 1978 आते आते इस अफवाह ने जोर पकड़ लिया कि चरण सिंह सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं। उसी जमाने में चुनाव सुधार पर एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ था, जिसके सदस्य थे चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र चुंद्र और मैं। इस समिति की बैठक ठीक 11 बजे हुआ करती थी। एक दिन चरण सिंह इस बैठक में देर से पहुंचे और हम सबको अपना इंतजार करते देख बहुत शर्मिंदा हुए। फिर वो बताने लगे कि उन्हें देर क्यों हुई। जब वो कार में बैठ रहे थे तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं? चरण सिंह को गुस्सा आ गया और वो बोले कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या बुराई है। उल्टा उन्होंने उस पत्रकार से ही सवाल कर डाला,
क्या तुम किसी अच्छे अखबार के संपादक नहीं बनना चाहोगे? और अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। फिर उन्होंने उस पत्रकार से कहा कि मैं एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मुरारजी को उनके पद से हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहा हूं। चरण सिंह यहां पर ही नहीं रुके। वो बोले, एक दिन मुरारजी देसाई मरेंगे और तब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इसमें बुराई क्या है? मुझे लगा कि किसी जीवित व्यक्ति की मौत के बारे में कोई इस तरह बात नहीं करता। हमें ये देखकर ताज्जुब हुआ कि चौधरी साहब मोरारजी देसाई की मौत के बारे में इतने कैजुअल ढंग से बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय चरण सिंह के नजदीकी रहे और इस समय जनता दल यू के महासचिव केसी त्यागी मानते हैं कि चरण सिंह के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गईं कि उनके सामने पार्टी तोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहा। जो लोग पार्टी बनाए जाने के खिलाफ थे वो पार्टी के मालिक बन गए। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 100 से ज्यादा एमपी आए थे और 2 बड़े मंत्रालय देकर के लोक दल का जो फैक्शन था उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया। मुरारजी भाई जिनके 20-22 एमपी मुश्किल से थे, उनके 7 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और पहले दिन से ही जो उस समय की जो जनसंघ थी वो चंद्रशेखर जी के नेतृत्व का धड़ा, मुरारजी भाई के नेतृत्व का धड़ा चौधरी चरण सिंह को दिन पर दिन कमजोर करने के लिए चलता रहा। किसानों के सवालों की भी अनदेखी होती रही और एक स्टेज ऐसी आ गई कि हमारे लिए जनता पार्टी में रहना गुलामी जैसा हो गया। कोई उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वीकर सेक्शन का बंद हो चुका था। जब मुरारजी भाई हर सवाल पर अपनी जिद पर अड़े रहे, जो चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे वो जनसंघ और अन्य नेताओं के षड्यंत्र से हटाए जाने लगे। उत्तर प्रदेश से श्री रामनेश यादव, बिहार से श्री कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा से चौधरी देवीलाल को क्रमशः हटा करके किसान विरोधी, बैकवर्ड विरोधी सरकारें राज्यों में बनाई जाने लगी। हमारे सामने उस पार्टी से अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चरण सिंह के उस फैसले पर कई सवाल उठाए गए जब उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और अगले ही दिन मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया। ये तो देखिए उनका बायस पहले दिन से था। उनका ये मानना था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में 1 लाख लोगों को बंद कर दिया था, उन सबको फर्जी मुकदमे लगाए गए थे इन लोगों के ऊपर, तो उसी तरह से इंदिरा गांधी को, बल्कि इतनी सख्त बात एक बार तो चौधरी साहब ने कही कि मैं तो चाहता हूं कि इंदिरा गांधी को कनॉट प्लेस में खड़े होकर के कोड़े लगवाए जाए। उनसे लोग समझाते भी थे कि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी सज़ा जनता देती है कि किसी आदमी को चुनती है, किसी को रिजेक्ट करती है, तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब आप ये मत कीजिए, इससे इंदिरा गांधी को पॉलिटिकली माइलेज मिलेगा, उन्हें लाभ मिलेगा। और इस बार में मोरारजी देसाई भी उनके साथ थे और दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि शाह कमीशन बना और शाह कमीशन में रोज़ गवाहियाँ होती थीं, रोज़ उसमें बयानात होते थे, कई महीने उसकी कार्रवाई चली। चौधरी साहब ने आखिरकार इंदिरा जी को गिरफ्तार करवा के जेल भेज ही दिया। तो ये ब्लेंडर तो था ही, मतलब उनके अंदर एक आप कह सकते बदले की भावना भी थी कि इंदिरा गांधी ने उनके साथ जो बर्ताव किया उसका बदला उनसे लिया जाए, और वो ये मानते थे कि इनको तो और भी सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। चरण सिंह की उस समय भी बहुत किरकिरी हुई जब उन्होंने जनता पार्टी टूटने के बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया और जिसने कुछ दिनों बाद ही उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जी, वो तो बहुत ही बचपना था। और उसके बाद भी ये था कि देखिए उस वक्त संजय गांधी सक्रिय थे और वो पूरी तरह से जनता पार्टी को तोड़ना उनका मकसद था। राजनयन तो पहले ही निकाल दिए गए थे, चौधरी साहब वापस ले लिए गए, लेकिन जब राजनयन को वापस लेने की बात आई तो मुरारजी ने कहा कि मैं राजनयन को हरगिज़ नहीं लूँगा, तो उनकी जगह रवि राय जी को लिया गया और हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। तो राजनयन जी आप जानते हैं कि बहुत ही विध्वंसक राजनीति करते थे वो। जब ये लगने लगा कि अब जनता पार्टी में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, रोज़ अनुशासनहीनता हो रही है, चौधरी साहब हमेशा बहुत कहना चाहिए डरते भी थे और आखिरी वक्त तक वो अपने आप को चीज़ों से अलग रखते थे। जब उनको लगता था कि मामला बिल्कुल पक गया है, तभी जनता पार्टी से इस्तीफ़ा देने वाले वो आखिरी व्यक्ति थे। जब तक उनके साथ 82 एमपी नहीं इकट्ठा हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और जब दे दिया तो उनको उस वक्त में ये हुआ कि साहब, हालांकि कांग्रेस भी उस वक्त 2 भागों में थी, एक वाई चौहान वाली कांग्रेस थी, एक इंदिरा गांधी वाली, तो दोनों ने समर्थन करने की बात कर दी, लेकिन उसको बहुत ही गलत ढंग से, और मैं कहूँगा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया चौधरी साहब ने। इंदिरा गांधी अपने 12 वेलिंगटन क्रिसेंट के निवास पर बैठी हुई थी कि चौधरी साहब ओथ लेने के बाद उनके पास आएंगे। फूलों का गुलदस्ता और वो सब उन्होंने लेके रख रखा था। उसके एक गवाह भीष्म नारायण सिंह अभी मौजूद हैं। लेकिन चौधरी साहब जब आ रहे थे तो
कहा यह जाता है कि उनके एक दामाद थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपको इंदिरा गांधी के पास जाने की क्या ज़रूरत है, इंदिरा गांधी आपके पास आएंगी। और वहीं उसी दिन सरकार गिरने का फैसला इंदिरा गांधी ने ले लिया। और ये भी भारतीय इतिहास में दर्ज होगा कि चौधरी साहब अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद फेस नहीं की, सदन में नहीं गए, और फिर कुछ ही दिन में लोकसभा भंग हो गई, छठी लोकसभा, और चुनावों की घोषणा हो गई। लेकिन इस सब के बावजूद चौधरी चरण सिंह ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के जो प्रतिमान स्थापित किए, उनकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके नाती हर्ष सिंह लाहौटी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक कहानी हमारे मौसा जी की है। वासुदेव सिंह है, यूएस में रहते हैं, वो दिल्ली में काम करते थे। तो उस जमाने में आपको शायद याद हो कि सब कुछ कोटे से मिलता था, तो उनको स्कूटर चाहिए था। एक स्कूटर बुक किया। उनको मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री का कोई कोटा होता है यूपी का, कि आप बजाज से इतने स्कूटर 10, 15, 20 जो भी है आप ले सकते हैं। तो वासुदेव सिंह जी ने चौधरी साहब के जो ऑफिस था उनके पीए से बात करके, और पीए को क्या मालूम चौधरी साहब के दामाद हैं, उनको स्कूटर बुक करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, मिनिस्टर का कोटा है, चीफ मिनिस्टर का, तो बुक हो गई। समय आया कि उनको स्कूटर की डिलीवरी लेनी हो, तो वो पहुंचे लखनऊ। तो हम गए सर्किट हाउस में, तो काम खत्म हुआ। तो उन्होंने पूछा, अरे हाँ वासुदेव, मैंने पूछा नहीं, मैं भूल गया, तुम आए कैसे यहाँ पे? इसे पिताजी वो स्कूटर लेने आया था। इसे कैसा स्कूटर? इसे जी वो स्कूटर मिलता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के तो चौधरी साहब समझा, अच्छा। कुछ नहीं कहा उन्हें। पीए साहब को बुलाया गया कि इनको आपने कोटे में स्कूटर कैसे दिलाया? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो है नहीं, ये तो दिल्ली के रहने वाले। तो आप ऐसा करिए कि ये जो बुकिंग है कैंसिल करिए और इनका पैसा वापस दिलाइए। तो श्रीमान वासुदेव सिंह हमारे मौसा जी, पूज्य मौसा जी, कहते हैं कि भैया वो मुझे जो लखनऊ आया उनके साथ बैठा, मैं 2-3 घंटे, बड़ा महंगा पड़ा। चरण सिंह ने आर्थिक विषयों पर कई किताबें लिखी। किताबें पढ़ने के भी वो शौकीन थे, लेकिन फिल्में वगैरह देखने से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था। पिक्चर जाना सवाल नहीं। आप और हम गाना गाएंगे लता मंगेशकर के, मोहम्मद रफ़ी का, उसमें गोरी भी आएंगी और प्यार भी आएगा, और ये सब बातें आएंगी। उनकी ज़िंदगी में ये सब नहीं था। अच्छा, कौन सी पिक्चर अलाउड थी? हमें याद है लखनऊ में माल एवेन्यू पे बैठे थे, तो वहाँ पे एक पिक्चर अलाउड थी, उपकार। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अब हमें समझ आता है कि उसमें था क्या, देशभक्ति थी, और गांव था, और किसान था, और जवान था क्या। और उसमें जब वो थे गृह मंत्री, रेस कोर्स में हम बैठे थे वहाँ पे, और हम बुलाया गया सबको। किसी साहब ने पिक्चर बनाई थी गांव के बारे में, वो चौधरी साहब को दिखाना चाहते थे। चौधरी साहब कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, पर क्योंकि कोई लाया होगा उन्हें, तो उन्होंने कहा जी बैठिए। तो सब लोग बैठे वहाँ पे, टीवी पे, किसी चीज़ पे, वीसीआर पे, जैसे भी था, जब दिखाई गई तो चालू हुआ, और उसमें कोई गोरी नाच रही थी। उसी सेकंड बंद हुई वो, उसी सेकंड, और उठ के चले गए। क्या है ये सब? चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को कमजोर करना। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक दंगों को सख्ती से कुचला। इस्लाम के बारे में तो उनकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को वो समझते थे, उसकी साइकी को समझते थे, और उन्हें टिकट बहुत देते थे। और दूसरी चीज़ ये हमने देखी कि जब वो उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे और बाद में केंद्र में गृह मंत्री भी, तो जो दंगों का सवाल आता था उस पर वो बहुत सख्ती से निपटते थे, और उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश करने की उनके यहाँ वो नहीं थी। मुझे याद है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में 77 से 80 के बीच 2-3 बड़े दंगे हुए। एक अलीगढ़ में हुआ, और एक बनारस में, और एक संभल में। तो उन्होंने, रामलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत सख्ती के साथ डांटा कि ये दंगे रुकने चाहिए, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब के ना रहने से जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, यही मुजफ्फरनगर और यही मेरठ, ये चौधरी साहब के गढ़ थे, और यहाँ कोई कम्युनल घटना हो जाए ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यानी सन 87 में मेरठ में 3 महीने तक खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन मेरठ शहर की पेरीफेरी से बाहर वो कहीं ध्रुवीकरण नहीं हुआ, जो आज बदकिस्मती से हमें देखने को मिल रहा है।
चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश की, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हों, महेंद्र सिंह टिकैत हों या जनता दल परिवार के अन्य नेता। उनकी विरासत कई जगह बटी। आज जो जितनी भी ये जनता परिवार की या जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, जिनमें उड़ीसा में बीजू जनता दल आप ले लीजिए, बिहार में चाहे राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का ले लीजिए या जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, या ओम प्रकाश चौटाला का लोकदल ले लीजिए, अजीत सिंह का लोकदल ले लीजिए, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ले लीजिए, ये सब चरण सिंह की विरासत है। और इसके टुकड़े इतने हो गए। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिक्स रेहान भाई हो ये रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक मैं देखता हूँ एक ही नारा हर पार्टी में लग रहा है, लव मी एंड लव माई लाल, यानी व्यक्तिवादी राजनीति और परिवारवादी राजनीति। इससे आगे हमारा राजनीतिक तंत्र जा ही नहीं पा रहा है। और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए तो ये कोई भी दल इससे अछूता नहीं है इस बीमारी से। इसके चलते हुए ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और दूसरी बात ये कि चरण सिंह तो आखिरी वक्त तक भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा। उन पर आप जातिवादी होने का आरोप लगा सकते थे, उन पर आप अपॉर्चुनिस्ट होने का आरोप लगा सकते थे राजनीति में। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कुछ गलत नहीं था अगर उन्होंने अपनी पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीति का सहारा लिया, जिसे आया राम गया राम या अवसरवादी राजनीति कहा जाता है, तो कोई गलत नहीं किया। आपको बताऊँ, इतनी सादगी के साथ वो 12 तुगलक रोड पर रहते थे अपने आखिरी दिनों में। उनकी पत्नी गायत्री देवी जो सांसद भी थीं, उन्हीं के हाथ की बना हुआ वो खाना खाते थे, 4 चपाती, 1 दाल, 1 सब्जी। इसके अलावा कभी चौधरी साहब ने कोई और चीज़ को मैं खाते हुए नहीं देखा उनके घर में। उन पर ये भी आरोप लगता है कि उनका भूगोल झांसी तक सीमित था, नीचे नहीं जाते थे, राजनीति नहीं करते थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उनको लगता था कि भाई मैं चेन्नई में जाके क्या करूँगा, मेरी बात कौन सुनने वाला होगा, जो लोग सुनते हैं उनके बीच उनकी बात की जाए। चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे, या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित था, जिसकी कोई लॉबी नहीं थी। हालांकि इसकी कीमत उन्हें शहरी तबके के भारी विरोध और असहयोग से चुकानी पड़ी। अपनी समस्त भूलों के बावजूद चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।